हेलो फ्रेंड्स, एचएसएफ में फिर से स्वागत है। मैं हूं अबू साहबान हैदर। फ्रेंड्स, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आखिरी पड़ाव पर है। आज का लेक्चर हम लोगों का इस चैप्टर के लिए आखिरी लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टेट्स कैसे चेंज होता है, जिसमें हम लोग दो इफ़ेक्ट देखे हैं। टेम्परेचर चेंज करने पर क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे चेंज होता है, और प्रेशर चेंज करने पर कैसे चेंज होता है। अगर आप हमारे फॉरम पे नए हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये लेक्चर भी समझ में आए। और आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है। इससे पहले हम लोग वेपराइजेशन देखे थे। वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है गैस में, और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट के उतना हम लोग एनर्जी देते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर पे पहुंचता है, तब वो कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैस में। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैसियस में यानी वेपर में कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वाटर वेपर में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कैसे कन्वर्ट होने लगता है? जबकि हम लोग देखे हैं कि स्टेट चेंज करने के लिए, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, क्योंकि एक तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना होता है और फिर लेटेंट हीट भी देना होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाया जाए, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का, उसमें जितने पार्टिकल्स हैं सबके पास बराबर का काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये जब हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स सरफेस पर आता है, तो ये सरफेस पर आकर सराउंडिंग से कुछ और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके पास इस पार्टिकल के पास उसके बाद इतना एनर्जी हो जाता है कि ये यहाँ से स्केप कर जाता है, ये वेपर बन के यहाँ से उड़ जाता है। ऐसे जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन के अगर एग्जांपल्स की बात करें, और चूँकि ये सराउंडिंग से एनर्जी लेता है और एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में लेता है, इसलिए जब ये यहाँ से स्केप करता है तो इसका सराउंडिंग कूल हो जाता है, इसका सराउंडिंग ठंडा होता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब गर्मी में काम करते हैं, बहुत देर तक गर्मी में काम करते हैं, गर्मी लगती है तो पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगता है। और स्वेटिंग में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स स्किन के पोर्स से होके बाहर आते हैं, स्वेट ग्लैंड से। तो जब ये वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं तो यहाँ क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इवेपोरेशन का प्रक्रिया होता है। वाटर ड्रॉपलेट वेपर बन के उड़ता है, जिसके वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है और हम लोगों को ठंडक महसूस होता है। ये इवेपोरेशन का इफ़ेक्ट है। और भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखे हैं, गांव घर में खास करके होता है कि एक मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें पानी रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन में पोर्स होते हैं, उससे होकर पानी सरफेस पे आता है, जल जो है सरफेस पे आता है। अब ये वाटर जब सरफेस पे आता है तो यहाँ से वाटर वेपर इवेपोरेट करते हैं, और इवेपोरेशन के बाद कूलिंग इफेक्ट होता है, जिससे इस घड़े का पूरा पानी ठंडा रहता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? इवेपोरेशन का।
और इसके अलावा जैसे हम लोग कपड़ा साफ़ करते हैं, उसके बाद सूखने देते हैं, तो वहाँ भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे तो देते नहीं हैं, उतना हीट तो करते नहीं है, फिर भी सूखता है। तो वो इसी प्रोसेस के द्वारा होता है, इवेपोरेशन के द्वारा। इवेपोरेशन के लिए जो शर्त है वो ये है कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, यानी इवेपोरेशन अंदर से नहीं होता है, बल्क से नहीं होता है। इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से, सतह पर से होता है। जो पार्टिकल यहाँ से स्केप करता है वो सरफेस पर से करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, कैसे इवेपोरेशन को हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ता है, ये हम लोग देखेंगे। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। नंबर 1 में है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं इसका मतलब उसको एनर्जी देते हैं, और जब लिक्विड को एनर्जी देते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जितना ज़्यादा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतने आसानी से वो पार्टिकल इवेपोरेट करेगा, उतनी आसानी से पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएगा तो वो इवेपोरेट करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। आप देखते होंगे कि जैसे हम लोग कपड़ा सूखने देते हैं तो ऐसे जगह पे देते हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर धूप ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है। अगर धूप नहीं हो तो टेम्परेचर कम होता है तो हम लोग देखते हैं तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है, वो इसी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर कम रहने पर इवेपोरेशन स्लो होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहने पर इवेपोरेशन फास्ट होता है। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्र। सतह का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा सतह रहेगा उतना पार्टिकल ज़्यादा सतह पे आएगा, और जितना पार्टिकल ज़्यादा सतह पे आएगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि ये मान लीजिए सरफेस है, ठीक, यहाँ बड़ा सरफेस है तो ज़्यादा पार्टिकल, यहाँ हमने सरफेस छोटा कर दिया तो यहाँ कम पार्टिकल आ गया। इसी तरह आप इसका एग्जांपल देखते होंगे, जैसे कपड़ा आपने सूखना है तो आप क्या करते हैं, कपड़ा को पूरा फैला कर देते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े और जल्दी से सूखे। अगर आपने कपड़े को फैला कर नहीं देना, कपड़े को फैला कर नहीं दीजिएगा अगर, तो वो जल्दी सूखेगा नहीं। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है विंड स्पीड, यानी हवा का रफ्तार। सरफेस एरिया मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन मोर। विंड स्पीड, हवा का रफ्तार। देखिए, हवा का रफ्तार जितना ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन फास्ट होगा। कैसे? देखिए, सरफेस से जो पार्टिकल स्केप करता है वो सबसे पहले तो सरफेस के आसपास ही रहता है। अब अगर हवा का रफ्तार ज़्यादा होगा तो इन पार्टिकल्स को बहा ले जाएगा अपने साथ हवा। जब इन पार्टिकल्स को बहा ले जाएगा तो यहाँ वेपर का सरफेस के ऊपर वेपर कम रहेगा। जब सरफेस के ऊपर वेपर ज़्यादा रहता है तो इसको जो है सरफेस से पार्टिकल को स्केप आउट करने में आसानी नहीं होता है। जब यहाँ कम पार्टिकल रहता है सरफेस के ऊपर तो ये आसानी से स्केप आउट करता है। इसलिए विंड स्पीड ज़्यादा रहने पर क्या होता है कि इवेपोरेशन फास्ट होता है। मोर विंड स्पीड
फास्ट इवेपोरेशन। इसलिए आप देखते होंगे अगर हवा ज़्यादा चले तो कपड़ा जल्दी सूखता है, और हवा कम चले तो कपड़ा धीरे से सूखता है। उसके बाद चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी क्या है कि एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो वाटर के ड्रॉपलेट्स कितने तादाद में है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा इसका मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स ज़्यादा संख्या में है, किसमें, एयर में, और ह्यूमिडिटी कम है इसका मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स कम तादाद में है एयर में। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो अगर ह्यूमिडिटी हाई रहेगा यानी वाटर ड्रॉपलेट्स एक फिक्स एरिया में एयर में ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन स्लो होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो सरफेस के आसपास जो वाटर ड्रॉपलेट होगा वो ज़्यादा रहेगा। तो अगर सरफेस के आसपास वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा है, लिक्विड का वेपर का ड्रॉपलेट ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। तो ये चारों हमने देख लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा स्टेट। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस यानी अंतर बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन और बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच क्या क्या अंतर है, यहाँ इवेपोरेशन को लिखते हैं, बॉइलिंग को लिखते हैं। जो इवेपोरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, बिलो बीपी, और ये जो बॉइलिंग होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर ही एग्जैक्टली होता है। उसके बाद जो इवेपोरेशन होता है इसका कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, जैसा हम लोगों ने देखा, लेकिन इसका कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो इवेपोरेशन है ये एक सरफेस फेनोमेना है, यानी ये एक सतह का घटना है जो सतह पे होता है सिर्फ। लेकिन जो बॉइलिंग है ये क्या है, ये बल्क फेनोमेना है। जब बॉइलिंग टेम्परेचर तक किसी लिक्विड को हम लोग हीट देते हैं तो पूरे के पूरे जो कंटेनर है, पूरा का पूरा कंटेनर के पास उतना एनर्जी आ जाता है कि वो एक साथ अपना जो स्टेट है वो चेंज कर सके। लेकिन जो ये है इसमें इवेपोरेशन में क्या होता है कि सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल है वही वेपर बन के उड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस फेनोमेना। और इसको ये चूँकि बल्क से होता है इसलिए इसको कहते हैं बल्क फेनोमेना। तो ये डिफरेंसेस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट को मैटर का चौथा फिजिकल स्टेट माना जाता है। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि प्लाज्मा स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है पार्टिकल्स से, और जो बच जाता है पार्टिकल उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। प्लाज्मा स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्यों निकलता है, इसलिए कि प्लाज्मा स्टेट में जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहता है, बहुत हाई एनर्जी रहता है, और ये पाया जाता है स्टार्स में, सन में। और प्लाज्मा स्टेट का एक प्रॉपर्टी ये है कि प्लाज्मा स्टेट का मैटर जो है ग्लो करता है, यानी रोशनी पैदा करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है
उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, जिस पार्टिकल्स का हम लोग बात कर रहे हैं, एटम्स कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एटम में क्या होता है, इस एटम में क्या होता है कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन रहता है, और बाहर में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो घूमते रहता है। जस्ट लाइक सोलर सिस्टम में, जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे रहता है और उसके चारों तरफ ग्रह घूमते रहता है, उसी तरह ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन सेंटर पे रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। अच्छा, एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से इसका ओवरऑल चार्ज बैलेंस रहता है। लेकिन प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि प्लाज्मा स्टेट में बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो ये बदल जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और ये बाकी जो बच जाता है एक प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से इसके पास रह जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो स्टेट है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, और ये पाया जाता है स्टार्स में, सन में, और ये ग्लो करता है एंड प्रोड्यूस लाइट। ये जो एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ जिसका थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए, बेसिक डिस्कस कर लिए, इसका डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक, सॉरी फोर्थ चैप्टर में है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना जान लेना ज़रूरी है कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज एक पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और इस पूरे को क्या कहते हैं, एटम। और हम लोग जिन पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं उनमें एटम और मॉलिक्यूल होता है, जिसके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आए। एटम और मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा एटम जब एक साथ मिलकर रहता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, तो प्लाज्मा स्टेट ये हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयन रहता है। ये स्टेट है प्लाज्मा स्टेट, जो पाया जाता है स्टार्स में, सन में, और ग्लो करता है। इसके अलावा इसको आर्टिफिशियली हम लोग इस स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब एक ट्यूब होता है जिसका प्रेशर काफ़ी कम होता है, वेरी लो प्रेशर। इसके अंदर प्रेशर बहुत कम होता है। क्या कहते हैं इसको? डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इफ वी पास electricity on discharge tube, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ गैसेस को भर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नियोन एक गैस है जो कि इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, उसको यहाँ पे डाल दिए। तो ये जो गैस है, गैस चेंज इनटू प्लाज्मा स्टेट, और जैसे ये प्लाज्मा स्टेट में चेंज होता है ये भी ग्लो करता है, यानी जलता है और रोशनी देता है। और इसका एग्जाम्पल है CFL बल्ब, आपने सुना ही होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, जिसमें इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है।
इसमें क्या होता है कि कुछ निष्क्रिय गैस बल्ब के ट्यूब के अंदर भरा रहता है और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इस अवस्था में आ जाता है जिसमें ये पॉजिटिवली चार्ज आयन और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है और ग्लो करता है, फिर हम लोगों को रोशनी मिलती है। ये हो गया, इट इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा स्टेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज सपोज टू बी द फिफ्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को मैटर का 5वां भौतिक अवस्था माना जाता है। देखिए 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट SN बोस ने कुछ कैलकुलेशन किए। उस कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्रिडिक्ट किया और फिर फाइनली 3 USA के साइंटिस्ट कॉर्नेल, कैटरली और वीमैन ने इसको अचीव किया। और वो कैसे? बाय कूलिंग अ गैस, एक गैस को जो कि जिसका डेंसिटी काफ़ी लो करके और बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल करके इसको अचीव किया गया। कूलिंग अ गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी, डेंसिटी काफ़ी लो और सुपर लो टेम्परेचर पे कूल करके इसको, इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को अचीव किया गया। आपके सिलेबस के स्कोप में इतना ही जानना है आपको। और इसी के साथ आज का जो लेक्चर है ख़त्म होता है। और आज जो हमारा ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये भी हमारे तरफ से कंप्लीट है। और आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो किताब से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको जो भी डाउट्स आए वो डाउट्स क्लियर करते रहें, वो डाउट्स पूछते रहें। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और HSF से जुड़े रहे और हमारे फोरम का फ़ायदा उठाएं। लॉकडाउन में स्टडी करते रहें और घर से स्टडी करते रहें। और नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है इज़ मैटर्स अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ है वो शुद्ध हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।